everyone. So today we will discuss about the topic compensation and remuneration. So ये क्या होता है कि जब भी कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, सो वो किस चीज़ के लिए वर्क करता है, ताकि उन्हें क्या मिले, सैलरी मिले, कंपनसेशन मिले. इट मीन्स यानी कि जो भी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, उसके लिए जो उसे रिटर्न में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन. सो कंपेंसेशन क्या होता है, जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी एक एम्प्लॉय ने काम किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बाद उसको जो रिटर्न में मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन जो उसे प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन. अब कंपेंसेशन मेन हम क्या देखते हैं कि हम वर्क किस चीज के लिए कर रहे हैं, अपनी सैलरी के लिए कर रहे हैं. लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं होता कि हम सिर्फ फाइनेंशियल चीज को ही देखें. सिर्फ मॉनेटरी कंपेंसेशन नहीं होती, नॉन मॉनेटरी कंपेंसेशन भी होती है. जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो आप सिर्फ ये नहीं देखते कि उसकी सैलरी कितनी है, आप ये भी देखते हो कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, आपको कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, वर्किंग कंडीशन कैसी है. अगर एक जॉब है जहाँ पे सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन आपको जो फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है, आपका कैबिन जो है वो वेल फर्निश्ड है, बहुत अच्छा कैबिन आपको दिया गया है, सब आपसे अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं और वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सो आप क्या करोगे कि थोड़ा सा फाइनेंस पे कॉम्प्रोमाइज करके, कि पैसे बेशक वहाँ पे सैलरी कम मिलती है लेकिन वहाँ के बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं. सो हमारी कंपेंसेशन क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, नॉन फाइनेंशियल भी होती है, नॉन मॉनेटरी भी होती है. और कंपेंसेशन जो भी हम वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें जितने एफर्ट्स लगाते हैं, जितना भी वर्किंग करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उसके रिटर्न में जो हमें ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन एंड रिम्यूनरेशन. सो लेट्स स्टार्ट with introduction of meaning. Remuneration is a compensation of an employee which he received in return of the contribution and effort in an organization. यानी कि हम उसे compensation भी बोलते हैं और remuneration भी बोल देते हैं. यानी कि जो आपको compensate किया जाता है, organization जो आपको देती है, provide कराती है. और क्यों देती है organization, क्योंकि आपने organization के लिए काम किया है. मेनली क्या होती है, आपको सैलरी क्या मिलती है, पर मंथ दी जाती है, कई बार वो पर ईयर एनुअल भी हो जाती है. सो आपको जो भी ये दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी दी जाती है. बट हम इसे क्यों देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्रोवाइड कराती है, क्योंकि आपने जो एफर्ट्स डाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, उसके रिटर्न में आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड की जाती है. Whatever you get either in form of monetary or in non-monetary form, both is considered in term of compensation. यानी कि ऐसा नहीं है कि कंपेंसेशन को हम सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में ही देखते हैं, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, उन्होंने आपको सैलरी प्रोवाइड की तो सिर्फ वही कंपेंसेशन है. अगर आप उसमें काम कर रहे थे और उन्होंने आपको हॉलीडे पैकेज भी प्रोवाइड किया गया था, रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं, आपको अवार्ड देते हैं, सो ये सारी चीज़ें आपकी कंपेंसेशन में इंक्लूड की जाती हैं. सिर्फ फाइनेंशियल कंपेंसेशन नहीं होती, यानी कि कंपेंसेशन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है. मॉनेटरी फॉर्म यानी कि जो मनी की फॉर्म में आपको कैश दिया जा रहा है, चेक दिया जा रहा है, और नॉन मॉनेटरी यानी कि जिसको हम मनी की फॉर्म में नहीं देखते, फिर भी उसे कंपेंसेशन में इंक्लूड किया जाता है जब आपको वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है. रिम्यूनरेशन टेक प्लेस एन इम्पोर्टेंट place in the life of employees as it affect the cost of living and process of living as well as the productivity. इसका मतलब क्या है कि जब भी आप रिम्यूनरेशन की बात करते हो, कंपेंसेशन की बात करते हो, तो जो भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन उसकी कंपेंसेशन ही होती है. वो फाइनेंशियल और दोनों को हम लेके चलेंगे, मॉनेटरी कंपेंसेशन एंड नॉन मॉनेटरी कंपेंसेशन. ये दोनों हमारे पिलर्स होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके. क्योंकि वो वर्क क्यों करते हैं, ताकि उन्हें कंपेंसेशन मिले, रेम्यूनरेशन मिले. क्यों, क्योंकि जितने पैसे उन्हें मिलते हैं, जैसा वर्किंग एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है काम करने के लिए, उससे उनका क्या लिविंग अफेक्ट होता है, वो कैसे जी रहे हैं, उनका वेल बीइंग कैसा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है. सो हमेशा एक पर्सन अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर ही रखना चाहता है, और वो कब रख सकता है, जब उसके पास मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट अच्छे हों. सो कंपेंसेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहते हो, सो आपको मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों कंपेंसेशन प्रोवाइड करने चाहिए फॉर retaining your employees in an organization. It is also similar important to the employer
ऑल्सो बिकॉज इट इज बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितना ये एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जिनको वो सैलरी मिलती है, जिनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, ये जिनके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर कौन? जो उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड कराता है। ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को कंपेंसेशन प्रोवाइड कराती है, उतना ही ये ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी कंपेंसेशन है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है। सबसे बड़ी कॉस्ट का मतलब क्या है कि ज्यादा जो खर्चा होता है, ज्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है, वो आपका कंपेंसेशन पे ही होता है, क्योंकि जितने एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, आपको उन सबको मॉनेटरी यानी कि पर यू मंथ हम जो प्रोवाइड कराते हैं, वो सैलरी, वेजेस जो भी आप प्रोवाइड कराते हो वो आपको देना होता है। उसके बाद अदर बेनिफिट्स आपको देने होते हैं, जो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस लगता है, वो किस पे लगता है? ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको रेम्युनरेशन प्रोवाइड कराने में। इसीलिए एक अच्छी रेम्युनरेशन, एक अच्छी कंपेंसेशन पॉलिसी होना जरूरी है। As employee work in an organization for getting remuneration so that they can fulfill their requirements easily, which can be in form of monetary and non-monetary form। यानी कि हमारी जो compensation है वो क्यों मिलती है? ताकि वो अपनी requirements को fulfill कर सके। आप काम क्यों करते हो? ताकि आपको उतने पैसे मिल सके, वैसा working environment मिल सके कि आप खुद को satisfy कर सको, आपके relations अच्छे maintain रह सकें, और आप अपनी जो financial need है, जो चीजें आपको खरीदनी है, जो चीजें आपके लिए required है, उनको आप खरीद सको, उन्हें आप buy कर सको। कंपेंसेशन हमारी दोनों तरीके की जरूरी होती है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। कंपोनेंट्स ऑफ रेम्युनरेशन, अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि ये कितने तरीके की होती है? देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ रेम्युनरेशन, और वी कैन से दैट रेम्युनरेशन कैन बी गिवन इनटू 2 वेज। हम ये कह सकते हैं कि हमें जो कंपेंसेशन देनी होती है, जो रेम्युनरेशन देनी होती है ऑर्गेनाइजेशन को, वो 2 तरीके से दे सकते हैं। फाइनेंशियल कंपोनेंट्स में दे सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स में दे सकते हैं। यानी कि मॉनेटरी की फॉर्म में दे सकते हैं, मनी की फॉर्म में दे सकते हैं, और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में वो दे सकते हैं। नाउ फाइनेंशियल कंपोनेंट्स, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। फाइनेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रेम्युनरेशन इंक्लूड ऑल दोज कंपोनेंट्स व्हिच आर इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, यानी कि जो मॉनेटरी फॉर्म होते हैं, मनी की फॉर्म में होते हैं, उन सबको, उन सारे कंपोनेंट्स को, उन सारी सैलरीज, वेजेस को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? फाइनेंशियल कंपोनेंट्स के अंदर। यानी कि जैसे हम मनी की फॉर्म में जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी, यानी कि जो वेजेस एंड सैलरी है वो क्या है? हमारे फाइनेंशियल कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि सैलरी आपको कैसे मिलती है? मनी की फॉर्म में मिलती है, मॉनेटरी फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वो हमारी क्या है? वेजेस एंड सैलरी हमारे फाइनेंशियल कंपोनेंट्स है। ऐसे सारे कंपोनेंट्स, ऐसे बेनिफिट्स जो आपको मनी की फॉर्म में मिलते हैं या उसमें कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जो हमारे फाइनेंशियल कंपोनेंट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे वेजेस एंड सैलरी। कि आपको कोई और बेनिफिट मिले या ना मिले, हर मंथ जरूरी नहीं है कि आपको अदर बेनिफिट मिले, लेकिन सैलरी अगर आपने काम किया है तो आपको हर मंथ मिलेगी, वेजेस अगर आपने काम किया है तो आपको हर टाइम मिलेगी। सो सैलरी एंड वेजेस हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट होते हैं। वेजेस एंड सैलरी इज अ हार्डली रेट ऑफ पे, बट यूजुअली सैलरी कैन बी मंथली। कि सैलरी क्या होती है? आपको मंथली दी जाती है। वेजेस किसे किया जाता है? जो हमारे लेबर्स होते हैं। और सैलरी किसके लिए होती है? जो एम्प्लॉयज होते हैं। यानी कि लेबर क्या होते हैं? जिनको, जो मीन्स आपके वर्कर्स नहीं होते, एम्प्लॉयज नहीं होते, जो काम उठाने का, कुछ बनाने का, कंस्ट्रक्शंस का करते हैं। सो जो हमारे ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, इनको क्या एम्प्लॉयज को बोलते हैं। और जो ब्लैक कॉलर होते हैं, ग्रे कॉलर होते हैं, उसे हम कई बार किसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं? वेजेस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, लेबर्स के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, और उन्हें हम वेजेस प्रोवाइड करते हैं। सैलरी जो होती है वो ज्यादातर आपको पर मंथ ही प्रोवाइड की जाती है, मंथली आपको प्रोवाइड की जाती है। इट रिस्पेक्टेड टू द नंबर ऑफ आवर वर्क ऑल्सो। वेजेस कई बार कैसे हो जाती है? आपकी पर डे हो जाती है कि आप इस दिन में इतना काम करोगे तो आपको इतनी वेजेस दी जाएंगी। जैसे हम बोलते नहीं, दिहाड़ी पे काम करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेजेस प्रोवाइड करते हैं कि आपको पर हार दी जाएगी, जितने घंटे आप काम करोगे उतनी आपको वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी। एंड वेजेस एंड सैलरी आर सब्जेक्ट टू दी इंक्रीशन, और ये टाइम के साथ बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारी अगर इन्फ्लेशन होता है, हमारे मनी की वैल्यू चेंज होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे हमने पढ़ा है कि हमारी मनी की जो वैल्यू है वो टाइम
टाइम के साथ चेंज होती रहती है। सो अगर इन्फ्लेशन आता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी एंड वेजेस इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज होती रहती है, उनके अंदर प्रमोशन होता रहता है। देन इंसेंटिव, इन एडिशन टू सैलरी एंड वेजेस की फाइनेंशियल बेनिफिट्स में हमने एक तो देख लिया फाइनेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेजेस एंड सैलरी जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट है। उसके अलावा क्या हो सकते हैं कुछ और इंसेंटिव, इनमें क्या आता है कि सैलरी और वेजेस को छोड़ के जो आपकी परमानेंट होती है, जब भी आप किसी जॉब पे जाते हो तो आपको क्या बताया जाता है, जैसे आपकी पर मंथ सैलरी 50,000 है तो 50,000 के बाद कुछ और आपको फाइनेंशियल वे में मॉनेटरी फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं इंसेंटिव। यानी कि एक फिक्स्ड था कि 50,000 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हर महीने आपके काम के लिए, उसके अलावा जो अदर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो भी आपके क्या है फाइनेंशियल कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि वो मनी की फॉर्म में होते हैं। इन एडिशन टू सैलरी एंड वेजेस, यानी कि जो 50,000 मिल रहे थे प्लस आपको कुछ और मिलता है तो उसको हम इंसेंटिव बोलते हैं, जो मॉनेटरी फॉर्म में होगा, जिसे हम फाइनेंशियल कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो हमारे अदर इंसेंटिव हमारे किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, फाइनेंशियल कंपोनेंट्स। उसके अलावा फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट में क्या क्या आते हैं, जैसे उसके अलावा कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स कर रखे हैं, अपनी पॉलिसी में डाल रखे हैं, जैसे ग्रेच्युटी है। ग्रेच्युटी में क्या होता है कि आपको जब आप छोड़ के जाते हो तब आपको क्या मिलता है, जैसे आपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना काम किया उसके बाद एनुअली भी ये मिल जाती है, पर मोनली वो क्या होता है आपका एन्यूटी हो जाती है अगर वो आपको एनुअली मिल रही है। ग्रेच्युटी कहते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हो तब आपको वो इकट्ठे कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे दिया जाता है मॉनेटरी फॉर्म में, तो वो भी आपके फाइनेंशियल बेनिफिट है। कोई मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है कि अगर आपको कोई टेस्ट कराना है, अपना मेडिकल चेकअप कराना है, फुल बॉडी चेकअप कराना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन उसका खर्चा उठा रही है तो वो भी एक फाइनेंशियल बेनिफिट है। कैंटीन की फीस, यानी कि जो आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, आपको टी चाहिए, स्नैक्स चाहिए, उसके लिए जो अगर फीस प्रोवाइड की जा रही है, मनी प्रोवाइड किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो कैंटीन फीस भी आपके मॉनेटरी बेनिफिट में आ जाती है। यूनिफॉर्म के लिए पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो यूनिफॉर्म पहननी है वो आपको खुद से लेनी नहीं पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन में आपको पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो भी फाइनेंशियल है, क्योंकि जहां पे आपको मॉनेटरी फॉर्म में कुछ प्रोवाइड कराया जाता है तो इसका मतलब वो आपका फाइनेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंपेंसेशन हो जाता है। इंश्योरेंस किया जाता है, आपकी इंश्योरेंस कराई जाती है, लाइफ इंश्योरेंस की जाती है, आपके किसी सामान की इंश्योरेंस अगर कराते हैं, कार की इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो भी आपके किसके अंदर आ जाता है, फाइनेंशियल बेनिफिट के अंदर ही आ जाता है। प्रोविडेंट फंड, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सेट्रा। और उसके अलावा पर्क्विसाइड्स, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ पर्क्विसाइड्स प्रोवाइड कराती है मॉनेटरी फॉर्म में, तो वो भी आपके फाइनेंशियल कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। जो पर्क्विसाइड्स क्या होते हैं कि आपको वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव के अलावा ऑर्गेनाइजेशन कुछ टाइम पे, ये फिक्स्ड नहीं होते कि देने ही देने होते हैं, मीन्स ये आपके डिसाइड कर ले जाते हैं कि आपको देने या नहीं देने। जैसे आपकी सैलरी होती है, अलावेंसेज होते हैं, ये तो आपके फिक्स्ड हो जाते हैं कि ये देने ही होते हैं। बट पर्क्विसाइड्स डिपेंड करता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है, अगर उनके पास मनी है, तो वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें प्रोवाइड कर देती है। जैसे क्या होता है कई बार आप एक बड़ा टारगेट अचीव कर लेते हो, सो बोनस दे दिया जाता है, ये सब जो आपके पर्क्विसाइड्स में आ जाते हैं और आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, ऐसे बेनिफिट जो फाइनेंशियल फॉर्म में नहीं होते, इनको हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी बोलते हैं या फिर नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। दीज आर नोन एज फाइनेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिम्यूनरेशन विच इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज। यानी कि ऐसे नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स जो फाइनेंशियल नहीं है, मॉनेटरी की फॉर्म में नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। जैसे हमने देखे थे कि दो होते हैं, फाइनेंशियल कंपोनेंट्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स। सो ये हमारे नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट, यानी कि जब आप कोई काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपने इतना अच्छा काम किया है, आपके एफर्ट्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, कोई बड़ी डील फिक्स हो गई है, सो आपका रिकॉग्निशन करना, आपको सबके सामने प्रेज करना, आपको रिकॉग्नाइज करना कि इनके एफर्ट्स की वजह से हमें ये टारगेट अचीव हुआ है, उन्हें प्रमोट कर देना। सो वो सब क्या होता है, आपको एक इंटरनल अच्छी फीलिंग प्रोवाइड करते हैं, आपकी मोरल को अप करते हैं, आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ये भी हमारी कंपेंसेशन की एक रिक्वायरमेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय वर्क करता है तो ये वो सिर्फ ये नहीं देखता कि मुझे पैसा कितना मिल रहा है, अगर वो एफर्ट्स डाल रहा है तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनको मींस रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनको क्या किया जाए, प्रेज किया जाए। जब आपको कोई प्रेज करता है तो आपका मोरल अप होता है, मोटिवेशन होता है, सो आपको रिकॉग्निशन किया जाता है, तो वो क्या है, आपका नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। देन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि ये डिपार्टमेंट आपको हैंडल करना है, ये टारगेट आपको अचीव करना है, इसके लिए आप
रिस्पॉन्सिबल होगी। सो जब आपके मीन शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप क्या समझते हो, अपने आप को ये सोचते हो कि ऑर्गेनाइजेशन आप पे ट्रस्ट करती है, बिलीव करती है, इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। सो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, जब एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उन्हें एक्नॉलेज किया जाता है, सो वो भी एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है। देन जॉब शेयरिंग, यानी कि जॉब शेयरिंग अलाउ करना, क्योंकि क्या होता है आप एक ही काम करते करते बोर हो जाते हो, तो आप चाहते हो कि जॉब शेयरिंग हो जाए, आप अपना काम किसी दूसरे एम्प्लॉय को भी दे सकते हो, उनसे शेयर कर सकते हो, कभी उसको जरूरत पड़े। कई बार क्या होती है, इमरजेंसी होती है कि आपको उस दिन घर जल्दी जाना होता है, तो आपको लेकिन कुछ काम फिक्स होता है जो आपको करना ही होता है, सो आप इजीली जॉब शेयर कर सको किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ, और जब उन्हें कोई रिक्वायरमेंट हो, उन्हें नीड हो, तो आप उनके साथ आप उनका काम कर सको। सो जॉब शेयरिंग अगर प्रोवाइड की जाती है सो वो वर्क को ज़्यादा इजी और फ्लेक्सिबल बना देती है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ईजीनेस के साथ काम कर सकते हैं, जो एक सेटिस्फेक्शन और कंफर्टेबलनेस प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को। देन वर्किंग कंडीशन, की आप कैसे वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हो, मीन्स वहाँ पे जो आपने उनको कैबिन दिया है या नहीं दिया, बैठने के लिए चेयर कैसी है, वो कितनी कंफर्टेबल है, कितनी कोजी है, वहाँ पे फर्नीचर कैसा है। सो आप जितना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो, उतना ही हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो भी हमारा एक कंपेंसेशन है नॉन मॉनेटरी फॉर्म का। देन चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, उन्हें चैलेंजेस पसंद होते हैं, यानी कि अगर कोई डिफिकल्ट टास्क है, कोई ऐसा टास्क है जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, उसकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, सो वो ऐसे काम करने को पसंद करते हैं। और जब आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हो कि हम आपको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं जो थोड़ी चैलेंजिंग है, थोड़ी डिफिकल्ट है, सो वो उस पर ज़्यादा एफर्ट्स के साथ वर्क करते हैं, और उसको रिकॉग्नाइज करना, उन्हें ये प्रोवाइड करना उनके मोरल को अप करेगा, मोटिवेशन, उनके अंदर एक इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, जो हमारा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं, उनकी ये वांट होती है कि उनकी ग्रोथ हो, यानी कि जिस लेवल पे आपने उसे ज्वाइन किया था, जब अगर आप उसको छोड़ते हो या फिर उसमें लगातार काम भी कर रहे हो, तो आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए, आपका लेवल, आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज होना चाहिए, उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट प्रोवाइड करती है उनकी करियर के लिए, तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है नॉन मॉनेटरी कंपेंसेशन में। फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज रिम्यूनरेशन, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज की रिम्यूनरेशन को, कंपेंसेशन को, कि उन्हें कितने पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। These are the various factors that influence employee remuneration। अब हमारे दो तरीके के फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जैसे फैक्टर हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी रेमुनरेशन को अफेक्ट करते हैं, और एक्सटर्नल जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है। सो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स। सो इंटरनल फैक्टर में क्या आते हैं, सबसे पहले हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है। सो हमारे बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमेशा अफेक्ट करता है, क्योंकि आप वर्क कैसे करते हो। अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो तो किस चीज़ के लिए बनाते हो, ताकि आप उसे फॉलो करके किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। तो सिमिलरली जब ऑर्गेनाइजेशन और एक बिजनेस अपनी स्ट्रेटजी बनाता है तो उसी को फॉलो करता है। सो उस स्ट्रेटजी में जो हमने मेंशन किया है कि हम कंपेंसेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, किस बेस पे प्रोवाइड करेंगे, कैसे हमारी नॉन मॉनेटरी कंपेंसेशन डिसाइड की जाएगी एंड मॉनेटरी डिसाइड की जाएगी, उसी को फॉलो करते हुए हमें क्या करना होता है, कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी होती है। सो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी अफेक्ट करती है कि हम कंपेंसेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि एम्प्लॉय का जॉब इवैल्यूएशन, जब वो काम करता है उसको इवैल्यूएट करना, अप्रेजल करना कि उसने काम किया कैसा है। जो पहले तो जॉब को इवैल्यूएट करना कि उसकी जॉब कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर लेवल के एम्प्लॉय को सेम रिम्यूनरेशन नहीं मिलती, मैनेजमेंट वाले को ज्यादा मिलती है, लेबर को कम मिलती है, और एम्प्लॉयज को बीच में मींस मिडिल लेवल को एक नॉर्मल मिलती है। सो हमारी किस बेस पे डिसाइड की जाती है कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या जॉब वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन, जॉब को इवैल्यूएट करना कि उनकी जॉब कैसी है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी चैलेंजिंग है, उसके बेस पे हम उनकी कंपेंसेशन डिसाइड करते हैं कि उन्हें मॉनेटरी कितना दिया जाएगा एंड नॉन मॉनेटरी कितना दिया जाएगा। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब उस जॉब के अकॉर्डिंग एज वेल एज एम्प्लॉय उस जॉब को परफॉर्म करता कैसे है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अब हमारे मैनेजर के लेवल पे वो है, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी कंपेंसेशन भी उतनी अच्छी नहीं होगी,
उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड कितना है, कि कैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए और वो एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि उन्हें कंपेंसेशन कितनी प्रोवाइड की जाएगी। देन एम्प्लॉय हिमसेल्फ, कि एम्प्लॉय खुद भी अफेक्ट करता है कि उसकी कंपेंसेशन कितनी होगी, यानी कि उसके खुद के बिहेवियर कैसा है, उसका खुद का वर्किंग कैसा है, वो कैसे जॉब को संभालता है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालता है, कितना वो अब्सेंट रहता है, कैसे वो वर्क करता है, कितने मीन्स वो सीरियस है, एम्प्लॉय खुद अफेक्ट करता है, उसकी क्वालिफिकेशंस कितनी है, ये सब एम्प्लॉय खुद अफेक्ट भी करता है अपनी कंपेंसेशन को, अपनी रिम्यूनरेशन को। देन पे सर्वेज, यानी कि हम सर्वे करते हैं किस चीज के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि उनको कितनी सैलरी देनी है, कितने उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी है। सो सर्वे के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आता है, जो सबने क्वेश्चनेयर हम भरवा लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि वो कितनी सैलरी दे रहे हैं, उस बेस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि हम कितनी कंपेंसेशन प्रोवाइड करेंगे। सो सर्वे भी हमारे एक ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। देन जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो आपकी जॉब है उसे डिस्क्राइब करना, जो वो परफॉर्म कर रहे हो उसको डिस्क्राइब करके ये देखना कि आपको कितनी कंपेंसेशन उस जॉब के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आपकी जॉब अफेक्ट करती है, आपका एम्प्लॉय खुद अफेक्ट करता है। हम जो सर्वे करते हैं पेमेंट के लिए, उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि कितनी कंपेंसेशन प्रोवाइड की जाएगी, हमारी बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। इस बेस पे हमारी ये इंटरनल फैक्टर है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो अफेक्ट करते हैं। देन एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज लेबर मार्केट कंडीशन, कि लेबर मार्केट कंडीशन कैसी है, मार्केट में एम्प्लॉयज कितने इजीली अवेलेबल हैं, कैंडिडेट कितने इजीली अवेलेबल हैं। अगर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो हमें ज्यादा कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड तो है कि सब हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज चाहिए, सबको रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आए, लेकिन सप्लाई नहीं है, इतने लोग हैं नहीं, पब्लिक इतने मार्केट में लोग नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो वो हमेशा चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, उसमें रिटेन रहें, इसीलिए उन्होंने ज्यादा बेटर कंपेंसेशन प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हमारी डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, सो हम अपनी कंपेंसेशन को कम भी रख सकते हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, सबको जॉब की रिक्वायरमेंट है और इतनी डिमांड है नहीं। देन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, की कितने स्किल्ड लेबर हैं और कितने अनस्किल्ड हैं। मार्केट में लेबर अगर स्किल्ड है तो उनको ऑब्वियसली कंपेंसेशन ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू अनस्किल्ड लेबर। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में और क्या आ जाता है कि उसका रहने का तरीका, उसमें जैसे वो जीता है, जैसे वो अपनी लाइफ स्पेंड करता है, उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग एक नॉर्मल लाइफ के लिए कितनी कॉस्ट आती है, यानी कि इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना है, हमारा एनवायरमेंट कैसा चल रहा है, किस चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कंपेंसेशन कितनी देनी चाहिए। यानी कि एक नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग देखते हुए कि हमारे एम्प्लॉयज इजीली अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर सकें, ऐसी हमें उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी होती है। देन लेबर यूनियंस, कि लेबर यूनियन क्या होते हैं? लेबर्स जो काम करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी यूनियन होती है, जो उनके एक तरीके से हेड हो जाते हैं, जो वर्क करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ लेबर्स, वो मैनेजमेंट के साथ डील करते हैं। तो अगर लेबर यूनियन ने जो रखा है पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वरना अगर उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं की जाती है और अगर वो वैलिड होती है तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, लॉकआउट हो जाता है। सो इसलिए उनकी डिमांड मोस्टली फुलफिल की ही जाती है अगर वो वैलिड है। सो अगर उनकी अकॉर्डिंग जितनी कंपेंसेशन होनी चाहिए, उनकी जो डिमांड होती है, उनकी जो वांट्स होती हैं, उसके बेस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि कितनी कंपेंसेशन हम प्रोवाइड करेंगे। देन इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, मीन्स बूम चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, हम किस साइकिल के किस स्टेज पे हैं, हमारी जो इकोनॉमी साइकिल होती है उसमें हम किस स्टेज पे हैं। अगर बूम पे हैं तो हमारी कंपेंसेशन हम ज्यादा रख सकते हैं, अगर हम डिप्रेशन पे हैं तो हम कम रख सकते हैं, रिकवर कर रहे हैं तो हम उसे ग्रो कर सकते हैं, टाइम टू टाइम उसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। देन फाइनली लेबर लॉ, यानी कि हमारे जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, सो उसको फॉलो करते हुए, यानी कि मिनिमम इतना रखना चाहिए, मैक्सिमम कितना रखना चाहिए, किस वर्क के लिए कम से कम इतनी देनी चाहिए, किसे हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। सो लॉज को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके भी हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपेंसेशन कितनी होनी चाहिए। सो ये हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब